अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बच्चों आज हम चैप्टर नंबर 6 हीट एंड थर्मोडायनामिक्स का वन शॉट रिव्यू करने लगे हैं। इसमें बेसिक पॉइंट्स आपके लिए कवर किए गए हैं और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपके कंसेप्ट यहीं से क्लियर हो जाएंगे। तो स्मार्ट सिलेबस के हिसाब से हमारा जो पहला टॉपिक बन रहा है वो है इंटरनल एनर्जी। तो बच्चों इंटरनल एनर्जी क्या होती है? द सम ऑफ मॉलिक्यूलर एनर्जी, ऑल मॉलिक्यूलर एनर्जी, जो मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी होती है लाइक काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों का बच्चों हम सम कर दें तो जो एनर्जी हमारे पास आएगी उसको हम क्या कहते हैं? इंटरनल एनर्जी। अब बच्चों रियल गैस के लिए जो इंटरनल एनर्जी का फार्मूला है वो है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ये रियल गैस के लिए अप्लाई होता है। और उसके बाद है इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। ये हमारे पास आइडियल गैस के हवाले से होता है। आइडियल गैस में बच्चों पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होती है क्योंकि आइडियल गैस एक न्यूट्रल गैस है और उसमें कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती, जिसकी वजह से कोई हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती, जिसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ इंटरनल एनर्जी किसके बराबर आती है? काइनेटिक एनर्जी के। नेक्स्ट बच्चों एक डेफिनेशन साइड बॉक्स में है कि स्टेट फंक्शन क्या है। स्टेट फंक्शन बच्चों ऐसे फंक्शंस होते हैं या ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं, ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जो डिपेंड करते हैं अपनी इनिशियल और फाइनल स्टेट के ऊपर। किसके ऊपर? इनिशियल और फाइनल स्टेट पर। यानी इनिशियल क्या था, फाइनल क्या था, दरमियान में क्या उसके साथ हुआ क्या नहीं हुआ, उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, पाथ के ऊपर ये डिपेंड नहीं करता। तो ऐसे फंक्शन हमारे लिए क्या हैं? स्टेट फंक्शंस हैं। तो बच्चों इंटरनल एनर्जी का एक फार्मूला आपकी बुक पर दिया गया है। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है इंटरनल एनर्जी बराबर है काइनेटिक एनर्जी के, और उसका फार्मूला 3/2 KB। के बी हमारे पास बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है, ये आपको याद होना चाहिए। यहाँ पर 1/2 काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले में 1/2 तो आता ही आता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो 1/2 है वो तो काइनेटिक एनर्जी का आ गया। 3 हमारे पास है डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है? वो डायरेक्शंस जहाँ पर कोई मॉलिक्यूल अपनी मोशन पोजेस कर सकता है, अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग जेड एक्सिस। तो ये इसकी 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम्स हैं कि ये तीनों डायरेक्शन में मॉलिक्यूल मूव कर सकता है। के बी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, टी आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। नेक्स्ट बच्चों के बी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहलाता है और इसकी वैल्यू होती है 1.38 10⁻23 जॉल पर केल्विन। ये आपने याद रखना है। और बच्चों इसका फार्मूला होता है R/Na। आर आपको पता है कि ये जनरल गैस कांस्टेंट होता है। क्या होता है? जनरल गैस कांस्टेंट, या इसको आइडियल कांस्टेंट भी कहते हैं। तो इम्पोर्टेंट बच्चों यहाँ पर याद रखनी है कि रियल गैस आइडियल गैस में तब बिहेव कर सकती है जब आप लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। तो इस पर्टिकुलर कंडीशन के ऊपर रियल गैस आइडियल गैस में कन्वर्ट हो सकती है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए। नेक्स्ट बच्चों आ जाता है हमारे पास हीट एंड वर्क एंड हीट। तो बच्चों आपने याद रखना है कि हीट जब एंटर होती है किसी सिस्टम में उसको प्लस लिया जाता है, अगर किसी सिस्टम से हीट लीव की जाती है तो उसको क्या लिया जाता है? नेगेटिव। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास होता है वर्क डन ऑन द सिस्टम। जब वर्क डन सिस्टम के ऊपर किया जाता है तो नेगेटिव वर्क होता है, और वर्क डन बाय द सिस्टम क्या होता है? पॉजिटिव वर्क होता है। मैं बच्चों को कुछ इस तरह से इस चीज़ को समझाता होता हूँ। अगर आपका दिल कर रहा है ख़ुद से पढ़ने को तो वो आपका पॉजिटिव वर्क है, और अगर हम आपको मोटिवेट करके, डांट के या समझा कर आपको पढ़ाने की कोशिश करते हैं तो वो हमारा क्या होता है? नेगेटिव वर्क होता है। यानी ख़ुद से जो पर्सन स्टडी परफॉर्म कर रहा है, अपनी वॉइस से परफॉर्म कर रहा है, वो हमारे लिए पॉजिटिव वर्क है। और अगर हम उसको मोटिवेट करके, उसको डांट के और हम समझा कर अगर उसको काम दे रहे हैं तो वो हमारा नेगेटिव वर्क होगा। तो बच्चों नेक्स्ट है वर्क का फार्मूला। वर्क का फार्मूला, इसकी डेरिवेशन आपके शॉर्ट क्वेश्चन में आपको आ सकती है। तो W इज इक्वल टू क्या होता है? P डेल्टा V। ये फार्मूला तब वैलिड है जब आपका प्रेशर क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो ये बात आपने याद रखनी है। W इज इक्वल टू P डेल्टा V को हम लिख सकते हैं VF माइनस VI। अब याद रखें जब फाइनल वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम से ज़्यादा हो, यानी एक्सपेंशन हो रही हो, तो आप अगर इस फार्मूले में देखें तो VF फैक्टर बड़ा है और VI फैक्टर क्या है? छोटा। तो बड़े वाला साइन हमेशा यूज़ होगा जब भी हम दो चीज़ों को माइनस करेंगे। तो ये प्लस वाला साइन यहाँ पर बड़ा है तो इसलिए पॉजिटिव में इसका आंसर आएगा। तो एक्सपेंशन में हमारा पॉजिटिव वर्क होता है और इसमें वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा होता है। अगर VF कम हो जाए VI से तो ये कंप्रेशन में चीज़ चली जाती है, यानी फाइनल वॉल्यूम कम हो जाए और इनिशियल ज़्यादा हो, यानी आपने जो पिस्टन है
उसका पहले पिस्टन यहाँ पर था, अगर आपने दबाव करके उसका पिस्टन नीचे ले गया तो पहले वॉल्यूम ज़्यादा था, अब वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया। तो ये कंप्रेशन होती है। तो कंप्रेशन में देखें तो W=P VF - VI। अब आप देख रहे हैं इनिशियल बड़ा है और फाइनल फैक्टर छोटा है, तो फिर बड़े वाला साइन यूज़ होगा, तो डेट्स वाई हमारे पास नेगेटिव वर्क होगा और ये वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा होता है। नेक्स्ट बच्चों, हम इसी फार्मूले को ग्राफिकल भी देख सकते हैं। तो वाई एक्सिस पर हमने प्रेशर लिया, एक्स एक्सिस पर हमने वॉल्यूम लिया। तो कांस्टेंट प्रेशर पर हमने क्या किया, एक स्ट्रेट लाइन हमें यहाँ पर ग्राफ मिला जो कि कांस्टेंट प्रेशर को ज़ाहिर कर रहा है। अब ज़ाहिर सी बात है, यहाँ पर उसका वॉल्यूम इनिशियल है कम है, यहाँ पर वॉल्यूम ज़्यादा है, तो ये एक एरिया कवर कर रहा है जो हमारा ग्राफ है। उसके लिए हम क्या करते हैं, एरिया अंडर द पीवी ग्राफ, और वो एरिया का फार्मूला होता है लेंथ इनटू हाइट। तो लेंथ वाली साइड पर आपको ये वॉल्यूम नज़र आ रहा होगा, ठीक है, और हाइट वाली साइड पर आपको प्रेशर नज़र आ रहा होगा। रीअरेंज करें तो P इंटू डेल्टा V, यानी कि प्रेशर और चेंज इन वॉल्यूम के प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं, वर्क कहते हैं। तो यहाँ पर बच्चों आप ये भी कह सकते हैं पास्कल मल्टीप्लाई बाय मीटर क्यूबिक, ये हमारे पास किसके बराबर आता है, जूल के आता है। यानी पास्कल मीटर क्यूब हमारा किसके बराबर होता है, जूल के। ये बात आपने याद रखनी है। नेक्स्ट बच्चों हम आ जाते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पे। किसके ऊपर, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ये इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सारे क्वेश्चन सारी चीज़ें इसी फर्स्ट लॉ से एक्सप्लेन होती हैं। सेकंड लॉ भी आएगा, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है फर्स्ट लॉ। तो फर्स्ट लॉ को बच्चों हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट MCQs का पॉइंट है। जितने भी आपकी यूनिवर्स में एनर्जी कंजर्वेशन लॉज चल रहे हैं, वो चाहे मैकेनिकल हैं, चाहे न्यूक्लियर हैं, चाहे इलेक्ट्रिक हैं, चाहे मैकेनिकल हैं, कोई भी टाइप का अगर आपका एनर्जी कंजर्वेशन चल रहा है तो वहाँ पर आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स होल्ड करता है। अब बच्चों फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में जो फिज़िक्स में डेफिनेशन है वो कहता है, जब हम हीट देते हैं किसी सिस्टम को, Q देते हैं, तो वो क्या करता है, हीट जो मिलता है सिस्टम को, वो पहले सिस्टम अपनी इंटरनल एनर्जी को बूस्ट करता है, चेंज करता है, इंक्रीज़ करता है। जो इंटरनल एनर्जी जैसे ही इंक्रीज़ हो जाती है कैपेसिटी के हिसाब से, उसके बाद फिर जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, वर्क में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये बात आपने याद रखनी है। यानी हीट एडिड टू द सिस्टम इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन ऑन द सराउंडिंग या सिस्टम। तो यहाँ पर बच्चों लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की डेफिनेशन भी की जा सकती है। एनर्जी कैन नॉट क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट इट ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन काइंड टू अनदर काइंड। तो वो एनर्जी कंजर्वेशन की जो डेफिनेशन है वो भी आप लिख सकते हैं, गलत नहीं होगी। एग्जांपल के तौर पर बच्चों बाईसाइकिल पंप इसके अंदर आ जाता है और ह्यूमन मेटाबॉलिज्म आ जाता है। तो ह्यूमन मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, जब आप खुराक खाते हैं तो आपकी इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है, और जब आप वर्क परफॉर्म करते हैं वही इंटरनल एनर्जी आपकी कम हो जाती है और वो कन्वर्ट हो जाती है किस में, मस्कुलर एनर्जी में, और वो मैकेनिकल एनर्जी में आपकी कन्वर्ट कर देता है। आगे बच्चों इसी फर्स्ट लॉ की एप्लीकेशन है आइसोथर्मल प्रोसेस एंड एडियाबैटिक प्रोसेस। तो बच्चों आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है, ऐसा प्रोसेस जिसका टेम्परेचर क्या रहे, कांस्टेंट रहे, उसको हम आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं। तो टेम्परेचर बराबर क्या होता है, एब्सोल्यूट काइनेटिक एनर्जी, एवरेज एब्सोल्यूट काइनेटिक एनर्जी इज़ इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है, इंटरनल एनर्जी के आइडियल गैस के केस में। तो ये डेफिनेशन के हिसाब से आपने इसको याद कर लेना है। एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है, जिसमें ना तो हीट एंटर हो ना लीव हो, बल्कि हीट ऑफ द सिस्टम क्या हो, कांस्टेंट हो। तो बच्चों आइसोथर्मल में बॉयज़ लॉ कुछ इस तरह का होता है, PV इज़ इक्वल टू कांस्टेंट। और एडियाबैटिक में जो हमारे पास बॉयल्स लॉ होता है वो PV गैमा इज़ इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट। गैमा यहाँ पर एक हीट कैपेसिटीज़ की रेशो है जो CP/CV होता है, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर टू द हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। आगे बच्चों इनके ग्राफ आ जाते हैं। तो ये ज़रा स्लोली चलने वाला ग्राफ है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस को बच्चों हम स्लो, या हम इसको क्या कह सकते हैं, स्लो प्रोसेस कहेंगे। और जो एडियाबैटिक प्रोसेस है वो हमारे पास फास्ट प्रोसेस है, रैपिड प्रोसेस है। क्या कहेंगे इसको, रैपिड कहेंगे, रैपिड प्रोसेस।
तो आइसोथर्मल का ग्राफ स्लोली चलता है, इसलिए इसका मुँह कर्व होता है और ये क्या होता है, ग्राफ के नाम को, इस शेप के नाम को क्या कहते हैं, आइसोथर्म। इसी तरह से एडियाबैटिक का ग्राफ होता है, सडन एक्सपेंड कर जाता है, फास्टली एक्सपेंड कर जाता है, तो इसके ग्राफ के नाम को क्या कहते हैं बच्चों, एडियाबैट कहते हैं। आगे हमारे पास आ जाता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक, दोनों केसेस में अप्लाई करना है। तो फर्स्ट लॉ यहाँ पर आएगा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। इंटरनल टेम्परेचर कांस्टेंट है, जिससे काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, जिससे इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट है। तो अगर इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट हो जाए तो उसका चेंज बच्चों क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। जब ऊपर मैं यहाँ पर ज़ीरो पुट करूँगा तो हमारे पास Q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, W। अगर तो दोनों पॉजिटिव साइन है तो ये एक्सपेंशन प्रोसेस को ज़ाहिर करेगा, अगर दोनों नेगेटिव हैं तो ये कंप्रेशन प्रोसेस को ज़ाहिर करेगा। इसी तरह से फर्स्ट लॉ हम यहाँ पर एडियाबैटिक में भी अप्लाई करते हैं। तो Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। हमने कहा था सिस्टम की हीट हमने कांस्टेंट रखनी है, कंजर्व रखनी है, हीट ना देनी है ना लेनी है। तो डेल्टा Q का आंसर क्या होगा, ज़ीरो। यहाँ पर Q लिखा हुआ है बट ये समझें बच्चों, ये हमारे पास डेल्टा Q ही है, ठीक है, ये वाला Q। जब हम Q को ज़ीरो रखेंगे तो डेल्टा U प्लस W होगा। अब डेल्टा U उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो ये प्रोसेस क्या हो जाएगा, एक्सपेंशन। क्यों एक्सपेंशन होगा, क्योंकि जब आपका पिस्टन नीचे से ऊपर जाता है तो ज़ाहिरी सी बात है, गैस ने पिस्टन को ऊपर किया तो गैस की एनर्जी कम होगी, इंटरनल एनर्जी के साथ माइनस ज़ाहिर कर रहा है कि इंटरनल एनर्जी कम हुई है। और सिस्टम वर्क कर रहा है, सिस्टम पिस्टन को ऊपर लेके जा रहा है, तो सिस्टम का वर्क पॉजिटिव हो जाएगा। इसी तरह से बच्चों कंप्रेशन में क्या होता है, अगर मैं डेल्टा U को ना लेके जाऊँ उस तरफ, तो मैं W को अगर उधर ले जाऊँ तो W उधर जाके क्या होगा, नेगेटिव, तो डेल्टा U उस तरफ पॉजिटिव रहेगा। यह प्रोसेस कौन सा होता है, कंप्रेशन। तो जब आप किसी पिस्टन को ऊपर से नीचे लेकर आते हैं तो फिर मुझे सिस्टम के ऊपर वर्क करना पड़ता है, जिसकी वजह से वर्क नेगेटिव हो जाता है। और चूंकि कंप्रेशन होती है तो टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर से काइनेटिक बढ़ती है, जिससे इंटरनल एनर्जी बढ़ती है। तो इंटरनल एनर्जी यहाँ पर प्लस साइन से लिखी हुई है, इसका मतलब इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ कर रही है। आगे बच्चों हमारे पास आ जाते हैं मज़ीद दो प्रोसेसेस हैं जो कि आपके सिलेबस का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आइसोकोरिक प्रोसेस होता है जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, आइसोबैरिक प्रोसेस होता है जिसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है। तो जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो हमारे पास P डेल्टा V जो वर्क का फार्मूला होगा, जब वॉल्यूम कांस्टेंट है तो डेल्टा V का आंसर क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो वर्क बच्चों क्या आ जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। यहाँ पर चूँकि कांस्टेंट वॉल्यूम ज़ाहिर कर रहा है तो ग्राफ में प्रेशर ऊपर बढ़ता रहेगा, लेकिन हमारे पास वॉल्यूम की एक ही वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, इनिशियल फाइनल वॉल्यूम सेम रहेगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्रेशर चूँकि कांस्टेंट है तो प्रेशर की सिर्फ सिंगल वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, एक ही, बट वॉल्यूम आपका इनिशियल से कहाँ जा रहा है, फाइनल पर जा रहा है। फर्स्ट लॉ के हिसाब से Q इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा U। चूँकि वर्क हमारा ज़ीरो हो जाता है इसलिए हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है। यहाँ पर हमारे पास कोई पैरामीटर निगलेक्ट नहीं होगा, सारे के सारे पैरामीटर ही रहेंगे। तो ये अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हमारे लॉज अप्लाई होते रहते हैं। नेक्स्ट बच्चों आ जाता है हमारे पास रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो बच्चों याद रखें, जो बैकवर्ड डायरेक्शन में रीट्रेस हो सकते हैं प्रोसेस वो रिवर्सिबल होते हैं, और जो साइक्लिक प्रोसेस में चलते हैं वो भी हमारे क्या होते हैं, रिवर्सिबल। और जो बैकवर्ड डायरेक्शन में रीट्रेस नहीं हो सकते उनको हम बच्चों क्या कहते हैं, वो हमारे इरिवर्सिबल प्रोसेस हैं। जितने भी एक्सप्लोजन प्रोसेस हैं वो इरिवर्सिबल हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस भी रिवर्सिबल है, लिक्विफिकेशन भी रिवर्सिबल है, वेपोरेशन भी। अगर इन प्रोसेसेस को स्लो चलाएं तो ये रिवर्सिबल हो जाते हैं। नेक्स्ट बच्चों सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक है। सेकंड लॉ हमारे पास ये बताता है कि हीट कन्वर्ट होती है वर्क के अंदर, और हीट फ्लो की डायरेक्शन क्या है, आया कि हाई से लो है कि लो से हाई है, ये सारी बातें हमें सेकंड लॉ बताता है। नहीं जी, सेकंड लॉ की दो स्टेटमेंट्स हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आपके सिलेबस में है, अदरवाइज़ आपको यहाँ पर पता भी होना चाहिए एमसीक्यूज़ के हवाले से। केल्विन स्टेटमेंट होती है हीट इंजन से रिलेटेड, क्लासियस स्टेटमेंट होती है रेफ्रिजरेटर से रिलेटेड। अब केल्विन स्टेटमेंट कहती है कि कोई भी हीट, इनपुट हीट जो है वो सारी वर्क में कन्वर्ट नहीं होती, बल्कि कुछ वेस्ट भी हो जाती है इन्वायरमेंट में जाके, एलटीआर में जाके। इन अदर वर्ड आइडियल हीट इंजन पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बनाई हुई है कि ये Q1 हीट HTR से आ रही है और ये किस में कन्वर्ट हो रही है, वर्क में, और रिमेनिंग हीट कहाँ पर जा रही है, LTR में वेस्ट हो रही है। ये हमारे किसी काम की नहीं है। अगर बच्चों मैं ये वाला LTR हिस्सा ही निकाल दूँ तो मेरी सारी हीट किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी, वर्क में। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास क्लासियस स्टेटमेंट है, वो कहता है इम्पॉसिबल, ऐसा प्रोसेस बनाना इम्पॉसिबल है जो टेक करेगा हीट LTR से और कहाँ भेजेगा, HTR पर, विदाउट वर्क, विदाउट
वर्क, यानी काम किए बगैर रेफ्रिजरेटर लो टेम्परेचर है रेजरवायर से हाई टेम्परेचर में हीट भेज सकता है, ऐसा नहीं है। इसकी एग्जांपल कुछ इस तरह से हम ले सकते हैं, घरों में जो हम पंप लगाते हैं, मोटर्स लगाते हैं, मोटर्स का क्या काम है, पानी को नीचे से ऊपर भेजना। क्या आप मोटर चलाए बगैर पानी को ऊपर खींच सकते हैं, लो से हाई पर लेके जा सकते हैं? इम्पॉसिबल है। तो जब तक आप मोटर नहीं चलाएंगे, उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी सप्लाई नहीं करेंगे, वर्क नहीं करेंगे, तब तक ये काम नहीं होगा। इसका मतलब है आइडियल रेफ्रिजरेटर पॉसिबल नहीं है। तो आइडियल रेफ्रिजरेटर के हवाले से डायग्राम कुछ इस तरह से है कि एलटीआर से हीट जाती है, हम उस पर इलेक्ट्रिसिटी या किसी और ज़रिए से इस पर वर्क करते हैं और उसको कहाँ पर भेज देते हैं, एचटीआर की तरफ। अब यहाँ पर ये वाली चीज़ अगर हम निकाल दें, हीट खुद ब खुद ही लो से हाई पर जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर एमसीक्यूज़ के हवाले से 2 पॉइंट हैं कि पेट्रोल इंजन की जो एफिशिएंसी है वो 25% है, डीजल इंजन की एफिशिएंसी 35 से 40% है। बाकी हीट हमारी क्या हो जाती है, किसी इस्तेमाल में नहीं आती। नेक्स्ट बच्चों आ जाता है कार्नट इंजन। कार्नट इंजन में बेसिक्स जो पॉइंट्स हैं वो पहले पैराग्राफ में ही हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। ये कार्नट इंजन किसने दिया था, सादी कार्नट ने। किस सन में दिया था, 1824 में। इसमें आइडियल इंजन बनाया था, आइडियल इंजन सुजेस्ट किया था कि अगर हम इन तरीक़ों पर चलें, इस तरह से इसको बना लें, तो हम क्या कर सकते हैं, एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सकते हैं, हाईएस्ट एफिशिएंसी अचीव कर सकते हैं। तो बच्चों ये आइसोथर्मल प्रोसेस और एडियाबैटिक दोनों प्रोसेस इसमें चलते हैं। ये आइडिया रिवर्सिबल साइकिल है, इसमें हम साइकिल को रिवर्स कर सकते हैं। ये सबसे अब तक का एफिशिएंट इंजन है, क्लोज टू 100% इसकी एफिशिएंसी होती है। और इसमें हम गैस यूज़ करते हैं, वर्किंग सब्सटेंस मतलब जो इंजन के अंदर आपने सिस्टम यूज़ करना है, वो सिस्टम हमारा क्या होगा, आइडियल गैस होगा। तो ये सारी चीज़ें ही अचीव करना हमारे लिए क्या है, मुश्किल है। तो बच्चों यहाँ पर जो साइकिल चलता है वो सारा रिवर्सिबल है, तो डेट्स वाई हमारी इस पॉइंट पर दोबारा पहुंच के हमारी टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, टोटल टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट है, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है। इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट होने की वजह से डेल्टा यू का आंसर 0 हो जाता है। तो फिर हमारी जो फर्स्ट लॉ की इक्वेशन बनती है, जो कि कुछ इस तरह से थी, Q इज़ इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। तो डेल्टा यू ख़त्म हो गया तो Q इज़ इक्वल टू क्या आ गया, डब्ल्यू। और W बराबर किसके हो जाएगा, Q का आंसर क्या था, Q1 माइनस Q2। अब सिस्टम हीट निकाल भी रहा है, ले भी रहा है, तो टोटल हीट कितनी होती है उसके पास, Q इज़ इक्वल टू Q1 माइनस Q2 होती है। तो एफिशिएंसी का फार्मूला होता है आउटपुट बटा इनपुट, आउटपुट वर्क, इनपुट हीट। तो वर्क की जगह Q1 माइनस Q2 लगा देंगे, ओवर Q1 हो जाएगा। Q1 को दोनों के नीचे डिवाइड करेंगे तो 1 माइनस Q2 ओवर Q1 हो जाएगा। अगर हम परसेंटेज में ले जाएं तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। टेम्परेचर की फॉर्म में जहाँ Q2 है वहाँ पर T2, जहाँ Q1 है वहाँ पर T1, क्योंकि हीट टेम्परेचर के क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अब बच्चों एक एक्सरसाइज का एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं कि टेम्परेचर है हमारे पास T1, हाई टेम्परेचर रेजरवायर इसको कहते हैं, या इसको हम बच्चों सोर्स का टेम्परेचर भी कहते हैं। ये ज़्यादा होगा टेम्परेचर, और दूसरा हमारा सिंक का टेम्परेचर या एलटीआर जो होगा उसका टेम्परेचर कम होगा, एट T2 से रिप्रेजेंट करेंगे। एफिशिएंसी के फार्मूले में जब हम T2 ओवर T1 की वैल्यूज़ पुट करते हैं तो ये आपस में कट के 1/2 आ जाता है। 1/2 कितना होता है, 0.5 होता है, और 1 में से 0.5 निकालें तो 0.5 आता है, और 0.5 को 100 से मल्टीप्लाई करें तो 50% आता है। अब ये याद रखना है, इधर जो टेम्परेचर हमें गिवन है वो केल्विन के अंदर होना चाहिए, डिग्री सेल्सियस में है तो वो नहीं चलेगा, आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा 273 ऐड करके उसको केल्विन में। नेक्स्ट बच्चों कार्नट थ्योरम आ जाता है। कार्नट थ्योरम कहता है कोई भी इंजन मेरे से ज़्यादा एफिशिएंट नहीं हो सकता। दूसरा इसका थ्योरम है कि जितने भी कार्नट इंजन हैं, अगर हम उनको सेम 2 डिफरेंट टेम्परेचर पर चलाएं, मतलब T1 अगर 600 डिग्री है तो T2 हमारे पास 300 डिग्री है। अगर इन टेम्परेचर्स को फिक्स कर दें और मेरे पास 4 कार्नट इंजन पड़े हों, तो सबको मैं अगर सेम टेम्परेचर पर ऑपरेट कराऊँ तो सबकी एफिशिएंसी क्या आ जाएगी, सबकी एफिशिएंसी क्या आ जाएगी, सेम आ जाएगी। तो ये इसका थर्ड हमारे पास, सेकंड हमारे पास क्या बनता है, कार्नट थ्योरम बनता है, सेकंड स्टेटमेंट बनती है। आगे बच्चों आ जाता है रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर क्या होता है, रेफ्रिजरेटर का काम है कि टेम्परेचर को सराउंडिंग के हिसाब से मेंटेन करना, बिलो रखना उसके। तो ये रेफ्रिजरेटर क्लासियस स्टेटमेंट के हिसाब से चलता है, और इसकी कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का फार्मूला होता है QC ओवर
क्यू सी ओवर डब्ल्यू, क्यू सी डब्ल्यू हमारे पास है क्यू एच माइनस क्यू सी होता है, ये Q2 हो सकता है, Q2 माइनस Q1 हो सकता है, Q हाई माइनस Q लो हो सकता है। कोई भी आप दो टेम्परेचर का यहाँ पर क्या होगा, डिफरेंस होगा, हीट का डिफरेंस होगा। तो जैसा कि हम जानते हैं Q प्रोपोर्शनल क्या होता है T, तो जहाँ आपका Q C है वहाँ पर T1 आ जाएगा, Q H की जगह पर T2 आ जाएगा, Q C की जगह T1 आ जाएगा। तो ये फार्मूले आपने याद रखने हैं MCQs के हवाले से, और यहाँ पर आपको न्यूमेरिकल वैल्यूज़ भी दे सकता है। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास है एंट्रोपी। एंट्रोपी क्या होती है बच्चों, रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस। जब भी किसी सिस्टम की ख़राबी आएगी वहाँ पर क्या आ जाएगी, एंट्रोपी आ जाएगी। फ़र्ज़ करें आपके पास एक बॉक्स है, उसमें ये 1 2 3 4 5 बॉल्स तरतीब से पड़ी हुई हैं। अब मैं इस बॉक्स को क्या करता हूँ, शेक करता हूँ। शेक करने के बाद इनकी तरतीब ख़राब हो जाती है। जो तरतीब ख़राब हुई है समझ लें उसके अंदर क्या आ गई है, एंट्रोपी आ गई है। तो ये किसने दी थी, रुडोल्फ क्लासियस ने 1856 में दी थी। ये क्वांटिटेटिव बेस ऑफ सेकंड लॉ है, यानी सेकंड लॉ की ही क्वांटिटेटिव नेचर है, एक्सप्लेन करता है। एंट्रोपी को हम लिखते हैं एस से, चूँकि ये स्टेट फंक्शन है इसलिए हम इसको डेल्टा एस लिखेंगे। तो इसका फार्मूला होता है क्यू डेल्टा क्यू ओवर टी। ये स्टेट फंक्शन है क्योंकि ये इनिशियल और फाइनल के ऊपर डिपेंड करता है। इंट्रोपी पॉजिटिव तब होती है जब आप हीट ऐड करते हैं, इंट्रोपी नेगेटिव तब होती है जब आप हीट लीव करते हैं। अब इसकी स्टेटमेंट क्या है, वो कह रहा है कि सिस्टम हमेशा उस तरफ जाएगा जहाँ उसकी इंट्रोपी क्या होगी, इन्वायरमेंट के साथ इंक्रीज़ हो रही होगी। यानी सिस्टम हमेशा उस तरफ हीट को मूव करवाएगा या मूव करेगा जहाँ पर एंट्रोपी इंक्रीज़ होती दिखाई देगी। जैसा कि मैं आपको कहूँ कि आपकी एज कम नहीं हो सकती, आपकी एज ज़्यादा हो सकती है, आप डिसऑर्डर की तरफ जा रहे हैं। कोई भी आपने चीज़ रखी है, रोटी वगैरह, उस पर फफूंद वगैरह आ जाती है, उर्ली वगैरह आ जाती है, वो ख़राब होना शुरू हो जाता है, लेकिन वो वापस रिटर्न नहीं आ सकता। इसी तरह से हमारे पास टाइम को हम आगे लेके जा सकते हैं, बैकवर्ड लेके नहीं आ सकते। और भी मैनी एग्जांपल्स हैं। एक फूल डोडी से निकलता है, क्या वो फूल वापस डोडी में वापस जा सकता है, नहीं जा सकता। यानी सिस्टम की हमेशा एंट्रोपी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। अब कुछ प्रोसेसेस हैं, उनके हवाले से हमने ये MCQ देखना है। रिवर्सिबल प्रोसेस जो होते हैं उसमें एंट्रोपी कांस्टेंट होती है और चेंज इन एंट्रोपी क्या हो जाती है, ज़ीरो। इरिवर्सिबल प्रोसेस में हमेशा एंट्रोपी क्या रहती है, इंक्रीज़ करती है। एडियाबैटिक प्रोसेस में हमारे पास हीट चूँकि ना दी जाती है ना ली जाती है, एंट्रोपी ज़ीरो, तो डेल्टा एस भी, चेंज इन एंट्रोपी भी ज़ीरो हो जाती है। अब जब ये हीट ऑफ द सिस्टम हम ऐड करते हैं तो प्लस आने का साइन का मतलब क्या है, एंट्रोपी बढ़ी है, और नेगेटिव आने का मतलब क्या है, एंट्रोपी बच्चों कम हुई है। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों कि ये लेक्चर आपके लिए फ्रूटफुल साबित होगा। मेरे चैनल क्रॉस फिज़िक्स को सब्सक्राइब कर देना है ताकि आने वाली आपके पास वीडियोस पहुंचते रहें मेरी। और अगेन बच्चों मैं आपको कह रहा हूँ कि सेकंड ईयर 12th का मैथ भी मैंने स्टार्ट किया हुआ है, इंशाल्लाह उसके ऊपर भी वर्किंग जारी है, और आपके न्यू सिलेबस के हिसाब से मैं एक्सरसाइज को सॉल्व कर रहा हूँ। इंशाल्लाह जल्दी ये वीडियोस आपके लिए अपलोड हो जाएंगी। अल्लाह हाफिज़।